हे गाइस, वेलकम टू बीएचयू साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि फॉरगेटिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, हर्बन-एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है और थियरी है ना, उसको हम अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में अगर मैंने थियरी बताना स्टार्ट कर दिया ना तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये 4 चीज़ डिस्कस करेंगे, बाकी जो थियरी है मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, जो मैंने अभी सेमेस्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला है बीए का, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 बीए साइकोलॉजी। अगर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन चाहिए, उसका आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको अपलोड कर दूँगी। क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे पढ़ी थी तो मैंने उसका नोट्स बनाया था, तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, मेरा खुद का लिखा हुआ। तो आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं आप लोगों को वो दे दूँगी। आपको 80% आंसर आपको उसमें से मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे पास नोट्स वगैरह भी हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को दे दूँगी। सारे का नहीं है बट कुछ का है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अपलोड कर दूँगी। और हाँ, एक चीज़ और बेटा, जो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, जो आंसर है मेरे पास, वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को दे दूँगी। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना, यूपी बोर्ड वाले, मैं उनसे यही कहूँगी कि बेटा आप लोग भी इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि क्या है ना कि जो बीएचयू का सिलेबस है ना, उसका टॉपिक मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अलग अलग बहुत सारे बुक्स में ढूंढने पड़ते हैं और हिंदी के बुक्स भी ज़्यादा नहीं हैं। साइकोलॉजी का मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल होता है बीएचयू में। टॉपिक वाइज अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, लाइब्रेरी में देखने पड़ेंगे। मैंने अपने टाइम बहुत बुक्स पढ़े थे, तब जाके मुझे सिलेबस पूरा कम्प्लीटली मटेरियल मुझे मिला था। हिंदी वाले तो बस परेशान रहते कि मैम मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि बेटा आप लोग भी इंग्लिश में नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, समझने की कोशिश करिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आपके प्रोफेसर, आपके टीचर्स नहीं बताएंगे। प्रोफेसर का बस काम रहेगा पढ़ाना, वो आएंगे पढ़ाकर आपको चले जाएंगे। आपको नोट्स बनाना है, आपको बुक्स पढ़नी है, वो बुक्स बता देंगे कि इस बुक्स में, लेकिन आपको वो सारा कुछ नहीं मिलेगा। आप बहुत परेशान रहोगे। मैं अपने टाइम बहुत परेशान थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी परेशान हो, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँगी। आप लोग इंग्लिश में नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं साइकोलॉजी के कुछ बुक्स के नाम बता दूँगी, आप लोग वो बुक परचेज़ कर लीजिए, ख़रीद लीजिए और उससे पढ़िए। और बाकी नोट्स वगैरह तो मैं आप लोगों को दे ही दूँगी, जितना मेरे पास अवेलेबल होगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। मेरे पास इंग्लिश में सारा कुछ है, जितना कुछ भी मेरे पास होगा मैं सब कुछ डाल दूँगी, सब कुछ आप लोगों को दे दूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह परेशान हो जैसे मैं अपने टाइम पे हुई थी। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मीन्स भूलना, फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर टू रिकॉल। जो भी हमने लर्न किया है, एक्सपीरियंस किया, उसको आप याद नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स फॉरगेटिंग। अब आते हैं डेफिनेशन पे। फॉरगेटिंग इज़ द लॉस, परमानेंट और टेम्परेरी, ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल, रिकॉग्नाइज समथिंग लर्न अर्लियर। इट मीन्स आपने कुछ लर्न किया है, पहले कुछ एक्सपीरियंस किया, आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। परमानेंट या टेम्पररी हो सकता है कि कुछ समय के लिए भूले हो, या हो सकता है कि परमानेंटली हमेशा के लिए भूल गए हो। फॉरगेटिंग इज़ फेलियर टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट इज़ ऑलरेडी लर्न। ऑलरेडी लर्न मीन्स कि हमने पहले उसको लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं उस इन्फॉर्मेशन को, लेकिन हम उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं टाइप्स पे कि टाइप्स क्या होते हैं फॉरगेटिंग के। फॉरगेटिंग इज जस्ट द अपोजिट साइड्स ऑफ रिमेंबरिंग और अ फेलियर इन द एबिलिटी ऑफ रिकॉलिंग। फॉरगेटिंग रिमेमोरी का अपोजिट है और अ फेलियर इन द एबिलिटी ऑफ रिकॉलिंग, यानी कि जो भी हमने रिकॉलिंग की एबिलिटी है, उस एबिलिटी में हम फेल हो गए, याद नहीं कर पा रहे, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ नेचुरल फॉरगेटिंग एंड एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक नेचुरल फॉरगेटिंग और दूसरा एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। फर्स्ट इज नेचुरल फॉरगेटिंग। Forgetting occurs with the time in quite normal way without any intention of forgetting। यानी कि समय के साथ हम कुछ भूल जाते हैं विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फॉरगेटिंग। हमने जानबूझकर भूलने की कोशिश नहीं की है, बस समय के साथ भूल गए हैं नेचुरली। बहुत लोगों के साथ होता है, वो समय के साथ हर चीज़ भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी होती होगी कि हर चीज़ आप परमानेंटली नहीं याद रख सकते हो, कुछ ना कुछ समय के साथ वो भूल ही जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल फॉरगेटिंग। अब सेकेंड इज एबनॉर्मल फॉरगेटिंग।
एबनॉर्मल फॉरगेटिंग क्या होता है? पर्सनल डेलिबरेटली ट्राई टू फॉरगेट समथिंग, रिप्रेशन। जो पर्सन है वो भूलने की कोशिश कर रहा है। रिप्रेशन मतलब होता है दबाना। उसको याद है वो चीज़, लेकिन हो सकता है वो बहुत पेनफुल हो, उसको वो याद करके बहुत दुखी हो जाता हो। उस घटना को मन के किसी कोने में दबा देना ताकि वो कभी याद ना आ पाए, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। जिसे हम जानबूझकर भूलने की कोशिश करते हैं उस घटना को, क्योंकि वो बहुत पेनफुल है हमारे लिए, बहुत सैडनेस वाला थिंग है, इसलिए हम उसको जानबूझकर भूल जाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। भूलने के क्या कारण हो सकते हैं? फर्स्ट इज इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग। मतलब कि इनएडिक्वेट और इम्प्रॉपर लर्निंग इज़ लाइकली टू बी द फॉरगेटन। इनएडिक्वेट अगर आपने पूरे अच्छे से लर्न नहीं किया है, इम्प्रॉपर सही तरीके से लर्न नहीं किया है, तो उसको भूलने के चांसेस हैं। बिकॉज इंटेंशन एंड द विल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिमेंबरिंग और थिंग। यानी कि जब हम लर्न करते हैं, हमारा इंटेंशन है उस चीज़ को लर्न करने का, सीखने की, आपकी इच्छा उस चीज़ को सीखने की, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा समय तक याद कर पाते हैं। बिकॉज फोर्स लर्निंग आइदर रिजल्ट इज़ नो लर्निंग और हैज़ अ वेरी टेम्परेरी इफेक्ट। फोर्स लर्निंग यानी ज़बरदस्ती हम किसी को सिखाते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो छोटे बच्चों का। छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती मार पीट के डांट कर बैठा दो, वो 2 घंटे 3 घंटे तक बैठे रहेंगे, लेकिन उनको एक लाइन नहीं याद होगी, क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं है, उनकी इच्छा नहीं, उनकी विल नहीं है, तो वो याद ही नहीं कर पाएंगे ना उस चीज़ को, वो उस चीज़ को भूल जाएंगे अगर याद भी कर लिया तो। ठीक वैसे ही इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग। आपने लर्निंग करते वक्त सही तरीके से अपनी इच्छा से, अपनी इंटेंशन से लर्न नहीं किया है, तो आप भूलेंगे। लैप्स ऑफ टाइम, इट मीन्स समय के साथ भूलना। ये नेचुरल है बिकॉज टाइम इज सेड टू बी द ग्रेट हीलिंग फैक्टर। व्हाट इज लर्न और एक्सपीरियंस इज फॉरगेटन विद द लैप्स ऑफ टाइम। जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने लर्न किया, एक्सपीरियंस किया, समय के साथ उसको भूलते ही हैं। इट्स नेचुरल। एंड थर्ड इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन, मीन्स दो लर्निंग आपस में इंटरफेयर करती हैं, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डिश ले लो, कोई डिश बनाना आप सीख रहे हो, तो जो फर्स्ट वाले का प्रोसीजर और कंटेन होगा वो अलग होगा, जो सेकंड वाला रहेगा उसका प्रोसीजर कंटेन अलग होगा, राइट। तो फिर जब आप बनाने जाओ फर्स्ट वाला, तो हो सकता है दोनों आपस में मिक्स हो जाए, उसका प्रोसीजर मिक्स हो जाए, उसका कंटेन मिक्स हो जाए, दोनों क्या करें, एक साथ इंटरफेयर करने लगे। जो एग्जैक्ट प्रोसीजर था उस डिश का वो हमें याद ही ना पाए, दोनों साथ में इंटरफेयर करें, उसको हम बोलते हैं इंटरफेयर ऑफ एसोसिएशन, राइट। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ इमोशन। इमोशन प्ले अ की रोल इन लर्निंग एज वेल एज अ फॉरगेटिंग। यानी इमोशन आपके लर्निंग में भी की रोल प्ले करता है, साथ ही साथ आपके फॉरगेटिंग में भी। बिकॉज सडन राइज ऑफ इमोशन इन एक्सेस ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ रिकॉल्स। सडन राइज ऑफ इमोशन मतलब कोई भी इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो गया। कई बार क्या होता है हम लोगों के साथ ना, आप लोग ऐसे समझो, आप लोग एक स्टूडेंट हो, तो ये एग्जांपल शायद आप लोग रिलेट कर पाओगे कि आपका एग्ज़ाम जब होता है, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आपके क्वेश्चन आने से पहले ही आप बहुत घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या आएगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग उसका आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारे रिज़ल्ट कैसे आएंगे। तो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं आपके, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, हमको उस टाइम वो चीज़ याद आएगा कि नहीं याद आएगा। तो जो वो इमोशन स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, उसी की वजह से आपकी फॉरगेटिंग होती है, आप भूलते हैं उसी की वजह से। जो आप पढ़े रहते हैं, कभी कभी क्या होता है वो भी आप भूल जाते हैं इतना स्ट्रेस लेने की वजह से। तो यही होता है राइज ऑफ इमोशन। नेक्स्ट इज़ अ पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेट। पुअर हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और लर्निंग भी काफ़ी कम होती है। पीपल जिनकी आईक्यू कम होती है, पीपल जिनकी कोई ब्रेन इंजरी हुई होती है, उनकी कोई पुरानी मेमोरीज उसको आप याद नहीं कर पाते हैं, अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो इट इज़ अ पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेट, राइट। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, इनएडिक्वेट रिपीटेशन और प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग मटेरियल। इसमें क्या होता है ना, जितना आप किसी चीज़ को रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, आप उसको ईजिली रिकॉल कर पाते हैं। अगर आप कुछ लर्न कर रहा, आपने कुछ सीखा है, तो उसको बार बार आप रिपीट करते रहो। अगर आप रिपीट नहीं करोगे तो वो आप भूल जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार रिहर्स करोगे, तो वो आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। उसको रिहर्स करिए बार बार, तो वो हमें काफ़ी टाइम तक याद रहता है।
अगर आपने रिहर्स नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हिविंगॉस फॉरगेटिंग कर्व। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हर्बन हिविंगॉस की है। ये जो कॉन्सेप्ट है फॉरगेटिंग का कि लोग क्यों भूलते हैं लर्न की हुई चीज़ें, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले स्टडी किया था हर्बन हिविंगॉस ने। ही गेव द कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। अब ये कर्व ऑफ फॉरगेटिंग क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ ग्राफ दैट शो द डिस्टिंक्ट पैटर्न इन विच अ फॉरगेटिंग इज़ अ वेरी फास्ट विद इन द फर्स्ट आवर आफ्टर लर्निंग एंड देन ग्रेजुअली। इसका मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये है हिविंगॉस का फॉरगेटिंग कर्व। यहाँ पर जो आप लाइन देख रहे हैं डॉट्स के साथ, ये पूरा का पूरा एक कर्व है जिसको हम बोलते हैं हिविंगॉस का फॉरगेटिंग कर्व। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो फर्स्ट आवर होता है लर्न करने का, ये जो फर्स्ट 60 मिनट है फर्स्ट आवर लर्न करने का, उसमें जो फॉरगेटिंग है वो बहुत फास्ट होती है। मतलब बहुत चांसेस है कि पहले 1 घंटे में जो भी चीज़ आपने याद की है उसको फर्स्ट आवर में यू विल टेंड टू फॉरगेट इट अ वेरी वेरी हाई स्पीड। बट जैसे ये 1 घंटे का जो गैप है वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है, देन यू विल फॉरगेटिंग है वो कम हो जाती है एंड जो भी आपने इन्फॉर्मेशन याद की है वो आपकी मेमोरी में फेयरली स्टेबल होने लग जाती है विद द टाइम। इसीलिए बोला जाता है ना कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो तो कीप रिवाइजिंग इट क्विकली। अब क्यों ऐसा बोलते हैं कि आप उसको रिवाइज़ करो? आपका जो फॉरगेटिंग का चांस है कि सपोज़ आपने आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और अब आप सीधा 1 महीना बाद उठाओगे, देन यू विल फील कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज हिविंगॉस का जो फॉरगेटिंग कर्व है अगर आप उसे रिलेट करोगे तो फर्स्ट आवर में ही, फर्स्ट आवर के जो कुछ घंटे होते हैं याद किए हुए, उसमें ही आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। और अगर आप उसके बाद भी रिवाइज़ नहीं करोगे तो ये जो स्टेबिलिटी है ना जो यहाँ पर आपको दिख रही है वो स्टेबिलिटी नहीं होगी। दैट इन्फॉर्मेशन विल बी ड्रॉप्ड यू फ्रॉम योर मेमोरी एंड यू विल फील कि ये चैप्टर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। सो दिस इज़ नोन एज ए हिविंगॉस फॉरगेटिंग कर्व। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।